अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, अगर आप उम्रे का मुबारक सफ़र करना चाहते हैं, आप उम्रे के मुबारक सफ़र पर जाने वाले हैं या इरादा रखते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। नाज़रीन, आपको बताते चले, जामिया मज़ाहिर उलूम वक्फ़ सहारनपुर के एक बड़े सीनियर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती नासिरुद्दीन मज़ाहिरी साहब ने उम्रे के मुबारक सफ़र का एक नक्शा बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से अपनी एक तहरीर में खींचा है, और उनके इस नक्शे को मैं अपनी ज़बानी एक वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के एक एक क्लिप को, एक एक बात को आप बहुत गौर से और ध्यान से देखें और सुने। मुफ्ती साहब ने कहा कि जब आप उम्रे के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो टिकट और वीज़े की दो शक्लें होती हैं। अगर आपके नाम से पहले ही टिकट और वीज़ा बन गया है तो टूर ऑपरेटर्स आपको पहले ही ये दोनों चीज़ें आपके हवाले कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं और टूर ऑपरेटर्स ने PNR लेकर सीटें बुक कर ली है, तो ऐसी सूरत में आमतौर पर ऑपरेटर हजरात आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और एयरपोर्ट पर वीज़ा और पासपोर्ट हवाले कर देते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, बताए गए वक्त से पहले ही एयरपोर्ट पहुँचें। एयरपोर्ट पर बेशक खाएं पिए, लेकिन गंदगी बिल्कुल ना करें। इस अमल से आप ही बदनाम नहीं होते, बल्कि लोग इस्लाम पर भी उंगली उठाते हैं कि इन्होंने क्या सीखा है। मैंने देखा है कि लोग कहीं भी बैठकर खाना पीना और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं कि खाना पीना भी किसी पुरसुकून जगह पर गोशे में करें, और अगर गोश्त हो तो मज़ीद एहतियात के साथ खाएं। वैसे ऐसे लंबे सफ़र में आपकी ग़िज़ा बहुत हल्की फुल्की होनी चाहिए ताकि मादे को सुकून मिले। अब हिंदुस्तान में आम जगहों पर सिर्फ नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, इसलिए उम्रा जैसे मुक़द्दस सफ़र में भी कोशिश करें कि नमाज क़ज़ा ना होने पाए। एयरपोर्ट पर हर टर्मिनल के अंदर हुकूमत की तरफ से बाकायदा नमाज पढ़ने के लिए शानदार कमरा मावुज़ू की सहूलत मौजूद है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी नमाज का वक्त निकल सकता है। इसलिए नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़कर फारिग हो जाएं। एयरपोर्ट पर अपना जहन हाजिर रखें, अपना पासपोर्ट, वीज़ा और इंश्योरेंस वाला कागज़ अपने पास रखें, हरगिज़ बड़े बैग में न रखें। इसी तरह जहां कागजात चेक होते हैं वहां भी मुकम्मल सुकून और वक़ार का मुजाहिरा करें। लाइन में घुसने या लाइन को तोड़ने की कोशिश ना करें। जब कागजात चेक हो जाएं तो आप अपने कागजात लेना ना भूलें। दूसरे का बैग अपने नाम से इंदराज न कराएं, क्या पता किसके बैग में क्या हो। अगर ऐसी वैसी चीज़ निकल आई तो जवाबदही आपको करनी होगी। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने इसमें एक चीज़ छोड़ दी है कि आप अपना अहराम हैंड बैग में रखें, यानी कमर वाले बैग में रखें। लगेज बैग में हरगिज़ अपना अहराम न रखें। आम तौर पर ये मोतमरीन हजरात ये गलती कर बैठते हैं। एयरपोर्ट पर कई मराहिल होते हैं। सबसे पहले लगेज वाला बैग लिया जाता है, कागजात चेक करके बोर्डिंग पास दिया जाता है, दोनों तरफ का टिकट चेक किया जाता है। अगर आपके पास वापसी का टिकट नहीं है तो जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह आपके लगेज पर एक पर्ची आपके नाम की सराहत के साथ चिपकाई जाती है। आप उस पर्ची के भरोसे ना रहें। अपने बैग पर अलामत के तौर पर कुछ ऐसा निशान लगा दे या कोई ऐसा कपड़ा बांधे जो वहां दूर से पहचानने में आसानी फराहम करे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि एयरपोर्ट पर आप जैसे कितने ही बैग हो सकते हैं। बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको एक और जगह लाइन में लगकर अपना बोर्डिंग पास चेक कराना होगा। आपकी उंगली के निशान और तस्वीर भी ली जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक अफसर मशीन के ज़रिए आपको चेक करेगा। यहाँ आपको एक ट्रे में अपने साथ जेब का सामान, घड़ी, चमड़े के जूते, सदरी, जैकेट, हत्ता के कलम और सिक्के वगैरह रखने हैं। ये ट्रे आगे स्कैनिंग के लिए मशीन से गुजरेगी। इस मौके पर आपको अपने रुपये ट्रेन में हरगिज़ नहीं रखने हैं, क्योंकि अमला अमला है, फरिश्ता नहीं। एक बात और, अपना पासपोर्ट और दीगर कागजात अपने ही साथ रखने हैं, ट्रे में मत रखना वरना परेशानी होगी।
یہ سامان اور آپ کی چیکنگ تقریباً ایک ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی ٹرے سے سارا سامان واپس اپنے پاس رکھ لیں اور بورڈنگ پاس پر دیکھیں کہ گیٹ نمبر کیا لکھا ہے۔ جو نمبر لکھا ہو وہ نمبر حکومت کے ذریعے لگائی گئی تختیوں کو دیکھتے جائیں، بڑھتے جائیں، یہاں تک کہ آپ کا گیٹ آ جائے گا۔ جس جگہ آپ کا گیٹ ہوگا وہاں آرام دہ کرسیاں موجود ہوں گی۔ آپ اپنی فلائٹ کا انتظار کریں۔ یہیں مصلی موجود ہے، آپ وضو کر کے احرام پہن سکتے ہیں۔ احرام پہن لے، 2 رکعت عمرے سے پہلی والی پڑھ لے اور جوتے اتار کر چپل پیروں میں ڈال لے۔ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلبیہ پڑھتے ہی احرام کے تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے، اس لیے تلبیہ یلملم پہنچنے پر پڑھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ حالت احرام میں آپ چادر سے چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے، سر یا داڑھی میں کنگھا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کھجانے میں بال بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ جیسے ہی یلملم میقات آئے گی تو ہوائی جہاز میں اعلان ہو جائے گا، آپ فوراً وہیں سے تلبیہ پڑھ لے، نیت کر لے، آپ احرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دوستو، مفتی صاحب نے مزید کہا کہ اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ یہاں بیچ پر اگر آپ کی آنکھ بھی لگ جائے گی تو بھی جہاز کا عملہ آپ کو بیدار کر کے لے جائے گا، کیونکہ آپ انہی کے حلقے میں موجود ہیں۔ پھر بھی گھوڑے بیچ کر سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہوائی جہاز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ٹکٹ کو دیکھ لے، اس میں سیٹ نمبر کے ساتھ زون نمبر بھی درج ہوگا۔ زون نمبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ فلائٹ بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا زون نمبر 1 ہے تو ابتدائی حصے میں سیٹ ملے گی، اگر زون نمبر 3 ہے تو اخیر میں سیٹ ملے گی۔ اس لیے زون نمبر 1 کو پہلے بٹھایا جائے گا، پھر اسی ترتیب سے اعلان ہوتا رہے گا۔ اگر سیٹ نہ ملے تو ایئر ہوسٹس سے رہنمائی لے لیجئے، وہ آپ کو آپ کی سیٹ تک پہنچا دے گی۔ بتاتا چلوں، جہاز میں ٹوائلٹ میں پانی کا نظم عموماً نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر اپنی ضروریات ٹیشو پیپر کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ آپ حضرات چونکہ مکمل طہارت اور نظافت کے عادی ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی ان ضروریات سے فارغ ہو لیں تاکہ ہوائی جہاز کے اندر ٹینشن نہ ہو۔ ہوائی جہاز میں آپ کی سیٹ کے آگے آپ کے موبائل کی چارجنگ کا سسٹم موجود ہوتا ہے، اس لیے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چارجنگ لیڈ ہو۔ ہوائی جہاز میں پرواز کے بعد فوری طور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہے اور پھر کھانا دیا جاتا ہے۔ آپ کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے ساتھ اپنی جیب میں تھوڑے سے ٹیشو پیپر رکھ لیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں واش بیسن نہیں ہوتا جہاں پر آپ اپنے ہاتھوں کو تسلی کے ساتھ دھل سکیں۔ ہوائی جہاز میں اگر آپ کو سردی لگے تو پھر آپ عملے سے کمبل طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تکیے کی ضرورت ہے تو تکیہ بھی اندر طلب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز میں کھانے کے لیے جو برتن آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوائی جہاز کی ملکیت ہوتی ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ بہت شان کے ساتھ سعودی ایئر لائنز کی چادریں اوڑھ کر گھوم رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چادر تو سعودی ایئر لائنز کی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو جہاز والوں نے خود ہی دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جہاز کی چادروں کا حال بالکل ایسی ٹرینوں میں دیے جانے والے سامان، تکیہ، کمبل اور چادر وغیرہ جیسا ہے۔ جس طرح آپ ٹرین کا سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، بالکل اسی طرح ہوائی جہاز کا یہ سامان اپنے ساتھ نہیں لا سکتے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اب نکلنے میں جلدی نہ کریں۔ جو لوگ آپ سے آگے ہیں پہلے انہیں نکلنے دیں اور جس ترتیب سے آپ جہاز میں سوار ہوئے تھے اسی ترتیب سے آپ نکلیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ جلد بازی میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز سے نکلنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پر بہت سے بیت الخلاء ہیں اور طہارت خانے موجود ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہیں فارغ ہو جائیں، کیونکہ پھر مکہ مکرمہ تک یہ سہولت نہیں مل سکے گی۔ مسافروں کو لانے لے جانے کے لیے ایک شاندار قسم کی بغیر ڈرائیور کے ایک ٹرین ملے گی۔ آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں،
वो ट्रेन थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाएगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइनें नज़र आएगी। जो भी लाइन कम हो या ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही हो उसमें लग जाए। यहाँ पर आपका टिकट चेक किया जाएगा, पासपोर्ट चेक किया जाएगा, वीज़ा चेक किया जाएगा, आपकी उंगली का एक निशान लिया जाएगा और कैमरे के सामने खड़ा करके आपकी तस्वीर ली जाएगी। ये काम इतनी तेज़ी के साथ में वहाँ का स्टाफ करता है कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। फिर आपको आपके कागजात वापस दिए जाएंगे। आपको उस हिस्से में जाना है जहां पर आपका बैग मिलेगा जो आपने अपने एयरपोर्ट पर हवाले किया था। इसके लिए सबसे पहले आप अपने टिकट पर अपनी फ़्लाइट का नंबर देखें, उस नंबर को ध्यान में रखें और वहां जगह जगह लगी हुई स्क्रीनों पर अपनी तफसील पढ़ने की कोशिश करें। आपके हवाई जहाज़ का नाम, नंबर और जिस शहर से आप आए हैं उस शहर का नाम और जहाज़ की कंपनी का नाम भी दर्ज होगा। इसी के आगे बेल्ट का नंबर भी होगा और उसी बेल्ट पर आपको आपका सामान मिलेगा। इसलिए मुकम्मल तौर पर अपने जहन को हाजिर रखें। आप वहां कोशिश करें कि ट्राली मिल जाए। जद्दा एयरपोर्ट पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ट्रालियां कभी कभी कम पड़ जाती है, इसलिए आप ट्राली हासिल करने की कोशिश करें और ट्राली अपने साथ रखें। आपका बैग जब आपको मिले तो उस ट्राली पर रखकर एयरपोर्ट के बाहर निकले। एयरपोर्ट के बाहर निकलने के वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपके वीज़ा पर कौन सी कंपनी का नाम दर्ज है, यानी आपको वीज़ा किस कंपनी ने जारी किया है उस कंपनी का नाम अपने जहन में रखें और बाहर निकलते ही आप किसी भी बस वाले से कंपनी का नाम लें तो वो फ़ौरन बसों की तरफ रहनुमाई करेगा। इस कंपनी की बसें फला नंबर पर या फला लाइन पर मौजूद हैं। आप जब वहां पहुंचेंगे तो बस का ड्राइवर आपसे आपका वीज़ा, आपका टिकट वगैरह देखकर गाड़ी के अंदर बैठने की इजाज़त दे देगा। या किसी को भी आप अपना वीज़ा वहां पर दिखा सकते हैं, वो फ़ौरन आपको बता देगा कि फ़ला लाइन पर फला नंबर पर आपकी बस खड़ी है और ये बस आपको आपके होटल के सामने उतारेगी। वहां पहुंचकर आप अपने टूर ट्रेवल्स के नुमाइंदे से मिलेंगे, वो आपका इस्तकबाल करेगा, खाना या नाश्ता करवाएगा। फिर आप उम्रे के लिए मस्ताना और मुश्ताकाना निकल खड़े होंगे। अगर होटल करीब है तो पैदल और अगर दूर है तो बस के ज़रिए मुफ्त में हरम शरीफ पहुँचेंगे। अल्लाह आपके सफ़र को कबूल फरमाए और मुझ खाकसार को अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती नासिरुद्दीन मज़ाहिरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी इस तहरीर में इस पूरे नक्शे को खींचने की कोशिश की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, आपके साथ शेयर किया है, एक एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है इस बात को आप अपने तक महदूद न रखें, दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें भी हरमैन शरीफैन जाना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को वहाँ की मौत व हयात नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा, जज़ाकल्लाह, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।